हेलो एवरीवन। हम रॉक इंजीनियरिंग में फेलियर क्राइटेरिया के बारे में पढ़ रहे थे। फेलियर क्राइटेरिया में किसी भी रॉक मास में डिफरेंट कंडीशंस जैसे उसकी हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन होगी, एक्सियल लोड कंडीशंस होगी और कन्फाइनिंग प्रेशर में किस तरह से उस रॉक मास का बिहेवियर होता है और किस स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस पे वो फेल होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रॉक मास की फेलियर क्राइटेरिया में कैसे, जैसे हमारा कोई भी डिफरेंट रॉक मास है, रॉक मास में हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होती है। यहाँ से रॉक को ड्रिल करके एक कोर सैंपल निकाला। इस कोर सैंपल पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट करते हैं और फिर इसकी जो फेलियर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया उसको डिटरमाइन करते हैं। लेबोरेटरी में जब टेस्ट किया जाता है तो उसकी जो कन्फाइनिंग कंडीशन है उसको हम चेंज करते हैं। इसको हम ज़ीरो कन्फाइनिंग प्रेशर पे और अंडर कन्फाइनिंग प्रेशर पे टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली साइड पे हमारा कुछ न कुछ कन्फाइनिंग प्रेशर रहता है। उसके ऊपर एक्सियल लोड लगता है, उसके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स भी रहते हैं। अगर यहाँ पे रॉक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स और डिसकंटिन्यूटीज है तो वाटर लेवल हमारा इंक्रीज हो सकता है और ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हो सकता है। तो वाटर लेवल के चेंज के कारण इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स भी आ सकता है। तो इन सभी फोर्सेस और इन सभी इफेक्ट्स के कारण रॉक मास की स्ट्रेंथ किस तरह से वेरी करती है, ये हम आज देखेंगे। देन आफ्टर हम देखेंगे कि वेरियस फेलियर मोड्स ऑफ द रॉक कौन कौन से होते हैं अंडर दीज कंडीशंस। ओके, उसके बाद हम फेलियर क्राइटेरिया ऑफ रॉक में मोहर कुलाम क्राइटेरिया देखेंगे, हुक एंड ब्राउन क्राइटेरिया देखेंगे, एम्पिरिकल रॉक फेलियर क्राइटेरिया कौन कौन से उसके बारे में देखेंगे, ग्रिफिथ फेलियर क्राइटेरिया जो हमारा कैसा एक पैराबोलिक फेलियर क्राइटेरिया है, इसके बारे में हम देखेंगे। देन आफ्टर हम रामामूर्ति फेलियर क्राइटेरिया के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम बार्टन मेथोडोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। देन नाउ बिगिन विद द फेलियर क्राइटेरिया। तो फेलियर्स इन रॉक का मतलब क्या होता है? द डिफॉर्मेशन ऑफ रॉक हैपन्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसेस फ्रॉम वेरियस डायरेक्शन दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू डेविएटोरिक एंड नॉन डेविएटोरिक। इसका मतलब क्या है कि रॉक के अंदर, ये रॉक मास है, उसके अंदर दो तरह के फोर्सेस लगते हैं। एक तो है सराउंडिंग स्ट्रेसेस, मतलब चारों तरफ से लगने वाला स्ट्रेसेस, इसे हम कहते हैं नॉन डेविएटोरिक स्ट्रेसेस। नॉन डेविएटोरिक स्ट्रेसेस। दूसरा होता है डेविएटोरिक स्ट्रेस। डेविएटोरिक स्ट्रेसेस का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर लगने वाला एडिशनल एक्सियल स्ट्रेसेस जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? डेविएटोरिक स्ट्रेसेस कहते हैं। द नॉन डेविएटोरिक स्ट्रेसेस हमारा सिग्मा मीन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द कंप्रेशन फोर्स अप्लाइड इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, दैट कैन बी हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस भी हो सकता है। मतलब किसी भी स्टेट पे हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है कि पानी का जो प्रेशर होता है, जैसे हमारा वाटर है, वाटर में किसी पॉइंट पे चारों तरफ लगने वाला जो फोर्स या प्रेशर होता है, ये हमारा क्या कहलाता है? हाइड्रोस्टैटिक होता है। जो क्या होता है, हर डायरेक्शन में हमारा क्या होता है? सेम होता है। उसी तरह से नॉन डेविएटोरिक स्ट्रेस जो होता है वो भी क्या होता है? एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस होता है। मतलब ऑल डायरेक्शंस में इक्वली कंप्रेशन फोर्स लगता है। उसी जगह पे डेविएटोरिक स्ट्रेस होता है, वो कौन सा होता है? हमारा किसी भी सैंपल के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन में लगने वाला जो स्ट्रेस होता है, ये कैसा होता है? डेविएटोरिक होता है। These are normal and shear stresses that remain after subtracting hydrostatic stresses। मतलब जैसे इस रॉक मास में चारों तरफ से अगर कन्फाइनिंग प्रेशर लग रहा है तो इसके कारण इस रॉक में कोई फेलियर नहीं आएगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा? सडनली स्ट्रेस हमारा क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। जैसे हमारा क्या हुआ कि एक वर्टिकल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारा क्या है? स्ट्रेस इंक्रीज हुआ। ओके, स्ट्रेस इंक्रीमेंट इस डायरेक्शन में होने के कारण ये क्या है? रॉक अपनी इस डिसकंटिन्यूटी के अलोंग फेल कर सकता है। तो नॉन डेविएटोरिक स्ट्रेस तो हमारा हो गया है जो कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस जो लग रहे हैं। और डेविएटोरिक स्ट्रेसेस कौन से होंगे? जब जो इंक्रीमेंटल स्ट्रेसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? डेविएटोरिक स्ट्रेस। और इंक्रीमेंटल स्ट्रेसेस मतलब इस डायरेक्शन में लगने वाला टोटल स्ट्रेस माइनस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो चारों तरफ जो इक्वली लग रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? Deviatoric stresses. Okay, the non-deviatoric stresses are given as 1/3 of sigma 1 plus 2 times of p. That is all around, while deviatoric stresses will be given as 2/3 of sigma 1 minus p, and other minor deviatoric stresses are 1/3 of sigma 1 minus p. These deviatoric stresses produces distortion, destruction of the rock mass, while non-deviatoric stresses generally not. ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो डिस्ट्रक्शन और डिस्टोर्शन होगा वो किसके कारण होगा? इन वर्टिकली
अप्लाइड स्ट्रेसेस के कारण, जो चारों तरफ से इक्वली स्ट्रेस्ड होगा। अगर रॉक मास चारों तरफ से इक्वली स्ट्रेस्ड है और इक्वली कंप्रेशन है तो उसमें कभी भी मतलब कोई भी डिफॉर्मेशन से और क्रैक नहीं आएंगे। लेकिन जब इस अरेंजमेंट में कोई भी इम्बैलेंस या डिस्टर्बेंसेस होगा उसके कारण हमारा उसमें डिफॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शंस आएंगे। तो ये जो इम्बैलेंस होता है यही हमारा डेविएटोरिक स्ट्रेस कहलाता है। ओके, द नॉर्मल स्ट्रेन इन ट्राई एक्सियल अब हम क्या करते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हमारा एक्सियल स्ट्रेन उसमें कितना आता है, डेल्टा एल अपॉन एल। जैसे हमने कोई सैंपल कट किया, इस सैंपल की हमने लेंथ कितनी मानी है, एल मानी है। इस पर लगने वाला कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है उसके कारण इसमें ई एक्सियल स्ट्रेन कितनी आएगी, डेल्टा एल अपॉन एल। उसके बाद इसमें जो डायमेट्रिक स्ट्रेन है, जो लेटरल स्ट्रेन होती है वो कम कितनी होती है, न्यू टाइम्स ऑफ व्हाट एक्सियल स्ट्रेंथ। ई लेटरल हमारी कितनी रहेगी, माइनस ऑफ न्यू टाइम्स ऑफ व्हाट ई एक्सियल। न्यू टाइम्स न्यू यहाँ पे हमारा क्या है, पॉइजन्स रेशो होता है। ओके, where d is dia of the rock and l is the length. Okay, then assuming the strain goes reading after zero the confining pressures has been applied. Okay, confining pressure के बाद हम इस रीडिंग्स को मेजर करते हैं। तो इसके हिसाब से हमारी जो न्यू की वैल्यू होती है वो 0 से 0.5 के बीच में वेरी करती है। इस हिसाब से फिर हमारा ई लेटरल और स्ट्रेन इन लेटरल डायरेक्शन, जैसे हम डेल्टा डी अपॉन डी कहते हैं, वो कितना आता है, माइनस न्यू इंटू वॉट, डेल्टा एल अपॉन एल। इस तरह से इस स्पेसिमन में चारों हमारे पास स्ट्रेन आ जाएगी। तो टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारी कितनी रहती, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू व्हाट, एक्सियल स्ट्रेन ई एक्सियल प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई लेटरल। ओके, तो इससे हमारे पास क्या है, टोटल हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगी। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को ही हम डायलेटेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डायलेटेंसी हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, उसमें लगने वाले जो एक्सियल डिफॉर्मेशन है उसके कारण उसमें वॉल्यूम में कितना चेंज आता है। ओके, तो इसको हम जब न्यू इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या रिलेशनशिप आ जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू ई एक्सियल इंटू 1 माइनस न्यू। ओके, और यहाँ पे इसे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हमारा ये रॉक सैंपल है, इस रॉक सैंपल की लेंथ कितनी है, एल है, इसका डाया डी है। इसके ऊपर लगने वाले कन्फाइनिंग के कारण लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, हमारा डेल्टा एल का। और इसकी जो डाया में चेंज आ रहा है वो डेल्टा डी का आ रहा है। ओके, तो उसके हिसाब से फिर हम हमारे जो स्ट्रेसेस हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे। अब सबसे पहला है द हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन। हमें 3 तरह के इफेक्ट पढ़ने हैं। सबसे पहला है हमारा इफेक्ट ऑफ डेविएटोरिक स्ट्रेस। ओके, सेकंड इज व्हाट, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन, एंड थर्ड इज कन्फाइनिंग प्रेशर। कन्फाइनिंग प्रेशर, इन सभी के कारण रॉक की फेलियर स्ट्रेंथ किस तरह से चेंज होती है इसके बारे में हमें देखना है। तो डेविएटोरिक स्ट्रेसेस के कारण किस तरह से रॉक में स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है ये हमने देख लिया। क्योंकि अगर रॉक फेल करता है तो उसका मेन रीज़न कौन सा होता है, हमारा उस पर लगने वाला जो एडिशनल लोड होता है या फिर एडिशनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं। तो इफेक्ट ऑफ कन्फाइनिंग प्रेशर, सॉरी पहले हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन क्या कारण क्या होता है, अप्लाइंग नॉन डेविएटोरिक स्ट्रेसेस। हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन को हम क्या कहते हैं, नॉन डेविएटोरिक स्ट्रेसेस टू द रॉक प्रोड्यूसेस द वॉल्यूम डिक्रीज एंड इवेंचुअली चेंज इन द फैब्रिक परमानेंटली। इसको समझने से पहले ये समझते हैं कि जैसे हमारा कोई रॉक है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशर्स क्रैक होते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन इंक्रीज होता है तो ये जो फिशर क्रैक्स हैं वो क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो क्लोज होने के कारण इनकी जो वॉल्यूम है वो थोड़ा क्या होगा, डिक्रीज होगा। देन आफ्टर क्या होगा कि और ज़्यादा कन्फाइनिंग प्रेशर इंक्रीज होगा, मतलब और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। तो उसके कारण क्या है कि ये डिस्टर्ब हो जाएंगे और डायलेट कर जाएंगे। और इस डायलेशन के बाद क्या होगा कि इसके अंदर जो पोर्स होंगे ये पोर्स भी क्या हो जाएंगे, क्रैक डाउन हो जाएंगे। और इस तरह से फाइनली हमारा वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता जाता है। तो इन स्टेजेस में कैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो इसको हम इस कर्व से समझते हैं। जैसे जैसे हम इस सैंपल के ऊपर सिग्मा मीन को इंक्रीज करते जाते हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमारा हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इनिशियल इसका वॉल्यूम v था, देन फाइनली इसका वॉल्यूम डिक्रीज होकर v1 हो जाता है। इस स्टेज को हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फिशर क्लोजिंग। फर्स्ट स्टेज हमारी क्या होती है, फिशर क्लोजिंग। इसका मतलब क्या होगा कि एग्जिस्टिंग जो हमारे फिशर्स क्रैक है
ये इस कन्फाइनिंग के कारण क्या होते हैं, पास में आके एक सिंपल सी लाइन बन जाती है। ओके, इस तरह से। देन फर्दर अगर हम स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं, कन्फाइनिंग सिग्मा मीन की वैल्यू और इंक्रीज करते हैं, तो उसके कारण क्या होगा कि ये जो रॉक मास है ये इलास्टिकली कंप्रेस होगी। इसका अंदर जो क्या सेकंड स्टेज आएगी, इलास्टिक कंप्रेशन आएगा। मतलब जैसे हमारे कोई स्टील की बार है, उस पर कोई कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, तो कंप्रेसिव फोर्स लगाने के कारण इसमें एक्सियल कंप्रेशन जिस तरह से आता है, उसी तरह से यहाँ पे चारों तरफ से ऑल राउंड हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेसिव फोर्स लगाने के कारण इस रॉक सैंपल में क्या होगी, इलास्टिक कंप्रेशन आएगा। ये हमारी सेकंड स्टेज होती है। देन आफ्टर थर्ड स्टेज क्या होता है, पोर स्ट्रक्चर कोलैप्स। इसका मतलब क्या होता है कि रॉक मास जो होता है वो मिनरलोजिकल कंपोजिशन से बना होता है। इन मिनरल्स के बीच में कुछ ना कुछ पोर्स और वैक्यूम्स होता है। ओके, जिसके अरेंजमेंट से ये रॉक मास बना है। राइट। जैसे जैसे हमारा क्या होता है कि कंप्रेसिव फोर्स जो है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज होता रहता है, तो ये जो वैक्यूम है, ये वैक्यूम क्या होगा, हमारा कोलैप्स कर जाएगा और पार्टिकल्स बहुत अपने आसपास में आ जाएंगे। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, पोर स्ट्रक्चर कोलैप्स। मतलब इस रॉक मास के अंदर जो स्ट्रक्चरल पोर्स होते हैं ये क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे और मटेरियल पास में आ जाएगा। ये हमारा थर्ड स्टेज ऑफ स्ट्रेसेस होते हैं। और लास्ट होता है हमारा डेविएटोरिक स्ट्रेस कांस्टेंट। इसके बाद अगर फर्दर स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे तो वो रॉक मास अब उसमें ज़्यादा कम, इससे ज़्यादा उसमें कंप्रेशन कभी आएगा नहीं, और यहाँ पे फिर ये कर्व जो है वो एसिम्प्टोटिकली इस तरह से इंक्रीज होता है। मतलब पोर स्ट्रक्चर कोलैप्स होने के बाद तुम हम कितना भी सिग्मा मीन की वैल्यू इंक्रीज करते जाएं, इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो वो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है। ये जो स्ट्रेसेस की वैल्यू जो हम इंक्रीज करते रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इंक्रीमेंट होता है, जिसे हम मेगा बार्स में कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो इस तरह से हम हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसके कारण किस तरह से इफेक्ट आता है ये देखते हैं। अगला है हमारा डेविएटोरिक कंप्रेशन। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के बाद जो हम सडन एक्सियल स्ट्रेसेस लगाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डेविएटोरिक स्ट्रेसेस कहते हैं। अप्लाइंग डेविएटोरिक स्ट्रेसेस प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स एज शोन इन फिगर 5.2। मतलब इसके बाद अगर हम सडनली लोड इंक्रीज करेंगे तो वो अपने किसी भी फेलियर प्लेन के अलोंग क्या हो जाएगा, शेयर में या नॉर्मल डायरेक्शन में फेल कर जाएगा। विद इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेसेस द फिशर्स एंड सम पोर्स बिगिंस टू क्लोज एंड प्रोड्यूसिंग एन inelastic concave upward stress strain section. In the most rocks, this is the following linear relationship between the axial stress and axial strain, and between axial stress and lateral strain. फिर तीसरी स्टेज में क्या होता है, द रेट ऑफ लेटरल स्ट्रेन बिगिंस टू इंक्रीज रिलेटिव टू द रेट ऑफ एक्सियल स्ट्रेन ड्यू टू पॉइजन रेशियो इंक्रीजेस एंड न्यू क्रैक्स बिगिंस टू फॉर्म इनसाइड द मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस पोर्शन ऑफ द स्पेसिमन। ओके, एंड यूजुअली नियर द साइड ऑफ द मिडिल ऑफ द सेक्शन। स्टेज 4 में क्या होता है कि द क्रैक्स प्रोपोगेट्स एंड डिग्री ऑफ स्पेसिमन टू द डिग्री ऑफ स्पेसिमन एंड, मतलब वो जो क्रैक्स हैं वो यहाँ पे जनरेट हुए थे तो पूरे स्पेसिमन तक इंक्रीज हो जाते हैं। एंड द सिस्टम ऑफ इंटरेस्टिंग कोलिजेंस ऑफ द क्रैक्स आर डेवलप। मतलब उसके बाद ये जो क्रैक्स हैं ये फेलियर का एक कारण बन जाते हैं। इस तरह से हमारे सेमी कंटिन्यूस रप्चर क्रैक्स जो डेवलप होते हैं इसे हम फॉल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या होता है कि कन्फाइनिंग प्रेशर इंक्रीज करते करते जैसे जैसे हम डेविएटोरिक स्ट्रेसेस इंक्रीज करते हैं तो इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग स्मॉल फिशर्स क्रैक होते हैं ये क्या होता है कि सैंपल तक इस तरह से कंटिन्यूज हो जाते हैं जैसे जैसे हम इस स्ट्रेस को इंक्रीज करते रहते हैं। तो इस तरह से हमारे क्रैक्स के कुछ अरेंजमेंट बनते हैं। ओके, तो इन अरेंजमेंट को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, हमारे सेमी कंटिन्यूस रप्चर सरफेसेस। क्या बोलते हैं इनके, सेमी कंटिन्यूस रप्चर सरफेसेस। ये फेलियर का कारण बनते हैं। ओके, तो ये हम अपने डेविएटोरिक स्ट्रेसेस से शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है, जैसे जैसे हम इस रॉक सैंपल पे स्ट्रेसेस इंक्रीज करते जाएंगे तो जो हॉरिजॉन्टल क्रैक्स हैं फर्स्ट में तो क्या होगा कि ये चिपक जाएंगे और ये क्रैक्स जो वॉल्यूम वैक्यूम है ये क्लियर हो जाएगा और इसमें एक्सियल कंप्रेशन आ जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे हम स्ट्रेसेस की वैल्यू को इंक्रीज करते रहते हैं इसमें क्या आएगा, इलास्टिक कंप्रेशन आएगा। राइट, यहाँ पे ये इलास्टिक कंप्रेशन आ जाएगा। देन फर्दर लोड इंक्रीज करते हैं तो हमारे इस रॉक मास में, कंप्रेस्ड रॉक मास में क्या होंगे, नए डेवलप
नए क्रैक्स डेवलप होंगे। ओके, जो नए क्रैक्स होंगे वो जैसे यहाँ पे इस फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन में नए क्रैक्स डेवलप हुए, फिर फर्दर लोड इंक्रीज करेंगे तो ये क्रैक्स क्या आपस में मिलके एक कंटिन्यूस फॉल्ट और फेलियर प्लेन बनाएंगे, और इन फेलियर प्लेन्स के अलोंग क्या होगा, ये रॉक मास यहाँ से फेल कर जाएगा, और फेल करते ही उसकी स्ट्रेंथ जो है वो भी सडनली क्या होगी, हमारी डिक्रीज कर जाएगी। और जैसे इस स्लाइडिंग के अलोंग ये फेल कर जाएगा तो उसके बाद हमारे इसमें कुछ ना कुछ रेजिडुअल स्ट्रेसेस, रेजिडुअल स्ट्रेंथ रह जाएगा, और बाकी रॉक मास हमारा क्या माना जाएगा, फेल माना जाएगा। ओके, तो इस तरह से मतलब डेविएटोरिक स्ट्रेसेस जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं तो सबसे पहले तो लोड, सिटिंग लोड मतलब क्या होता है कि लोड जैसे जैसे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो वैक्यूम या फिर कुछ ना कुछ गैप होता है वो फिलअप होगा या फिर वो पार्टिकल रीअरेंज होंगे। देन फर्दर लोड इंक्रीज करने पे ये जो लोड है उसके कारण इसमें क्या होगा कि हमारा इलास्टिक कंप्रेशन आएगा। देन आफ्टर हमारे न्यू क्रैक्स डेवलप होंगे, फिर फर्दर लोड इंक्रीज करने पे माइक्रो क्रैक्स की डेंसिटी इतनी इंक्रीज हो जाती है कि एक मेजर फोल्ड क्रैक्स क्रिएट होता है इनको मिला के। ओके, इस तरह से तो इस क्रैक के अलोंग हमारा रॉक मास है वो क्या होगा, फेल कर जाएगा। जैसे ही इस रॉक मास के अलोंग फेल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्लाइड करेगा। रॉक मास जैसे इसके अलोंग स्लाइड करने के बाद एक मोबिलाइज, शेयर मोबिलाइज करने के बाद इसमें एक रेजिडुअल स्ट्रेंथ बच जाती है, और उस रेजिडुअल स्ट्रेंथ के साथ ये रॉक मास सस्टेन करता है। ओके, तो इस तरह से जैसे जैसे हम डेविएटोरिक स्ट्रेसेस को इंक्रीज करते जाते हैं तो एक पॉइंट आता है उसके बाद अपनी अल्टीमेट वैल्यू को, स्ट्रेंथ को या फेलियर स्ट्रेंथ को अचीव करता है, और देन आफ्टर ये ब्रिटल में फेल हो जाता है। इस ब्रिटल में फेल होने को बचाने के लिए हम इसकी कन्फाइनिंग प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो कन्फाइनिंग प्रेशर को इंक्रीज करने के कारण ये जो रॉक का जो जनरल डायग्राम है इसमें ये जो रेजिडुअल स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और एक स्टेज आएगा जहाँ पे ये किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, हमारा डक्टाइल बिहेव करता है। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, ब्रिटल टू डक्टाइल ट्रांजिशन। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम इफेक्ट ऑफ कन्फाइनिंग प्रेशर देखेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा वॉल्यूम चेंज होता है डेल्टा भी। इनिशियली हमारा इस स्टेज तक क्या होता है कि कंप्रेस होता रहता है रॉक मास, इलास्टिक कंप्रेशन के कारण इसमें डायलेटेंसी और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ हमारी क्या, स्ट्रेन हमारी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। पर जैसे ही हमारे जो माइक्रो क्रैक्स है वो आपस में मिलकर एक मेजर क्रैक्स और फोल्ड बनाते हैं, उसके बाद सडनली इसमें क्या होता है कि शेयर मोबिलाइजेशन होता है, और शेयर मोबिलाइजेशन के कारण इसके जो वॉल्यूम है इस रॉक मास का वो क्या होता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद हमारा ग्रेजुअली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो इंक्रीज करती जाती है, और एक सर्टेन स्टेट के बाद ये क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। ओके, तो दैट इज व्हाट द बिहेवियर ऑफ रॉक सैंपल अंडर डेविएटोरिक कंप्रेशन, राइट। देन आफ्टर लास्ट हमारा है कन्फाइनिंग इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ कन्फाइनिंग प्रेशर। इफेक्ट ऑफ कन्फाइनिंग प्रेशर हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। उसमें हमारा क्या होता है, जैसे ये कोई रॉक मास है इसमें हमारा क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होती है। जैसे जैसे हम कन्फाइनिंग प्रेशर हम इंक्रीज करते जाते हैं, ओके, तो कन्फाइनिंग प्रेशर के कारण क्या होता है कि इसमें एक कंटिन्यूस फॉल्ट बनता है। ओके, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो फिशर्स क्रैक होते हैं, उनको अरेंज करके एक फॉल्ट जोन बनता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर डेविएटोरिक या फिर कोई वर्टिकल स्ट्रेसेस इंक्रीमेंट आने के कारण इस जोन के अलोंग ये क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। तो जब इस जोन के अलोंग ये स्लाइड करेगा तो इसमें क्या होगा कि स्ट्रेसेस में वेरिएशन आएगा। जब ये इसके अलोंग इस तरह से स्लाइड करके यहाँ पे आ गया और ये सैंपल यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा। इस स्ट्रेस कंसंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग हमारे नॉर्मल और शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो मोस्ट ऑफ रॉक्स आर सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन बाय व्हाट, कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट के कारण ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और जितना परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट हमारा कन्फाइनमेंट होता है उसके 10 टाइम हमारी उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ओके, द इंक्रीज the fissure rocks are achieved the increase in strength 10 times by amount of small increment in mean stress। मतलब सिग्मा कन्फाइनमेंट जो होता है, सिग्मा 3 जो कन्फाइनमेंट स्ट्रेसेस है उसके डेल्टा सिग्मा 3 की वैल्यू जो इतनी इंक्रीज होती है उसका 10 टाइम्स हमारा उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है। ओके, तो इफेक्ट ऑफ कन्फाइनमेंट को हम इन कर्व से समझ सकते हैं। जैसे जैसे हम कन्फाइनमेंट हमारा इंक्रीज करते जाते हैं तो उसी तरह से हमारी उस रॉक मास की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसके साथ भी एक और फिनोमिनन होता है, उसे हम कहते हैं ब्रिटल टू डक्टाइल ट्रांजिशन। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा कन्फाइनिंग प्रेशर कम है, P यहाँ पे हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कन्फाइनिंग प्रेशर। जब हमारा कन्फाइनिंग प्रेशर कम है तो यहाँ पर रॉक में सडनली रॉक इनिशियली क्या होता है, रॉक में सिटिंग लोड सिटिंग होता है, राइट।
लोड सीटिंग, देन आफ्टर इलास्टिक कंप्रेशन, फिर माइक्रो क्रैक्स के बाद मैक्रो क्रैक्स बनते हैं और मैक्रो क्रैक्स के अलॉन्ग फॉल्ट बनता है और उसमें यहाँ फेलियर करके इसमें इस तरह से डाउन स्लाइड कर जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये ब्रिटल फेलियर होता है। पर जैसे जैसे हम हमारा क्या कन्फाइनिंग प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो ये जो मैक्रो क्रैक्स होते हैं इनको ये इस तरह से फॉल्ट बनने नहीं देता है। ओके, तो जैसे ये फॉल्ट नहीं बनने देगा तो ये इस अपने फॉल्ट के अलोंग मोबिलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कन्फाइनिंग प्रेशर ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम कन्फाइनिंग प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे तो ऐसे ये मतलब कंप्रेस तो करेगा, उसमें एक्सियल स्ट्रेंथ तो आएगी। ओके, एक्सियल स्ट्रेंथ मतलब हमारा वर्टिकल लोड के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ तो डेवलप होगी, पर उस स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंग उसमें क्या होगा, सडन फेलियर नहीं आएगा। सडन फेलियर नहीं आएगा तो एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद हमारा लोड क्या होगा, कंटिन्यूसली ये डिफॉर्म करता जाता है। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, डक्टाइल फेलियर। तो जैसे जैसे हम कन्फाइनिंग प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारा जो रॉक है वो ब्रिटल से डक्टाइल की तरफ ट्रांजिट करता है। ओके, तो ये पूछा जाता है कि ब्रिटल टू डक्टाइल ट्रांजिशन होता है वो किस इफेक्ट के कारण होता है, तो हमारा कन्फाइनिंग प्रेशर इंक्रीज करने के कारण होता है। ओके, तो ये हमारे 3 इन्फ्लुएंसेस हो गए रॉक मास की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के। फिर होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर्स। तो रॉक में जैसे जैसे हमारा कन्फाइनमेंट इंक्रीज होता है तो फेलियर के जो पैटर्न्स डेवलप होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे सिंपल विदाउट कन्फाइनमेंट होता है और हम यहाँ पे पॉइंट लोड लगाते हैं या फिर हमारा सिर्फ डेविएटोरिक लोड लगता है, तो इसके कारण जो फेलियर का क्रैक्स डेवलप होंगे वो हमारे कैसे होंगे, फेलियर के क्रैक्स इस लोड के हमारे क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम कन्फाइनमेंट को इंक्रीज करते जाते हैं तो ये जो क्रैक्स है उसका इंक्लिनेशन हमारा क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग माइक्रो क्रैक्स है उसके अलोंग बढ़ता जाएगा। ओके, और फर्दर इंक्रीज करेंगे तो ये हमारे हाईली फ्रैक्चर्ड रॉक मास की तरह परफॉर्म करेगा और डक्टाइल ट्रांजिशन में आ जाएगा। ओके, तो हमारा जो रॉक मास होता है उसमें जो फेलियर होता है सिंपल एक्सटेंशन होता है जब हमारा लोड क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट लोड लगता है। जैसे जैसे कन्फाइनमेंट इंक्रीज करते हैं तो फेलियर प्लेन हमारे बढ़ जाते हैं। और ज़्यादा कन्फाइनमेंट होगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशर क्रैक्स उसमें जो एग्जिस्ट करते हैं वो किसी के भी अलोंग यहाँ पे फेल कर सकता है। ये जो इस तरह का फेल होता है इसे मल्टीपल शेयर फेलियर कहते हैं। ये रॉक मास है वो इस तरह से स्लाइड करके भी फेल कर सकता है और ये ब्लॉक जो है ये भी स्लाइडिंग में फेल कर सकते हैं। जब एक ही फिशर क्रैक्स के अलोंग फेल होता है तो इसे हम सिंपल शेयर फेलियर मानते हैं। ओके, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर हमारे रॉक सैंपल में हो सकते हैं। तो आई होप आपको इफेक्ट फेलियर क्राइटेरिया में रॉक मास पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेविएटोरिक स्ट्रेसेस, कन्फाइनिंग प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस के कारण रॉक की स्ट्रेंथ किस तरह से इन्फ्लुएंस होती है ये आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम स्ट्रेंथ, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।